दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कौन सी कंपनी है जो पूरी दुनिया के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखती है? कौन सी कंपनी है जो एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के ऊपर बैठकर उनको भी नियंत्रण में रखने की ताकत रखती है? कौन है दोस्तों? लैरी फिंक। साथियों, इन्हीं कुछ सवालों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को समझते हैं कि एक कंपनी किस तरीके से दुनिया की बड़ी कंपनियों को ही नहीं बल्कि देशों की सरकारों तक पे उसके नियंत्रण हमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों, इस पूरे सभी सवालों को समझने के लिए हमें 1980 और 90 के दौर में जाना होगा। साथियों, 1980 और 90 का दौर ऐसा था जब दुनिया एक बड़े बदलाव की से गुजर रही थी। उस समय पर जो अमेरिका और रूस के बीच एक कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी वह भी समाप्ति की ओर जा रही थी और 1991 में हमने देखा किस तरीके से सोवियत संघ टूट गया और रशिया का जो पूरी दुनिया के ऊपर सोवियत संघ के जरिए एक नियंत्रण था वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ता चला गया। और 1990 के दौर के बाद से पूरी दुनिया के न सिर्फ आर्थिक तंत्र पे बल्कि अमेरिका का एक नया साम्राज्य खड़ा होने लगा और अमेरिका बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण मजबूती से बनाता चला गया। और साथियों, जिस तरीके से आर्थिक तंत्र के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल बनता जा रहा था, पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण बनता जा रहा था, उसके मूल में, उसके कोर में जो एक विचार था वो ग्लोबलाइजेशन का विचार था। यानी वैश्वीकरण के जरिए ही अमेरिका अपने आर्थिक तंत्र का विस्तार कुछ संगठनों के जरिए और कुछ संस्थाओं के जरिए लगातार करता जा रहा था। और साथियों, जब पूरी दुनिया 1980 और 90 के दशक में इस पूरे बदलाव से गुजर रही थी, उसी समय एक ऐसी कंपनी की स्थापना होती है जो आज दुनिया के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में रखती है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी के कंट्रोल से ही चलता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक की स्थापना 1988 में लैरी फिंक ने की थी। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक रॉक सही मायने में क्या है। साथियों, ब्लैक रॉक अमेरिका में स्थित एक ऐसी कंपनी है जो कहा जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और साथ ही साथ उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, ब्लैक रॉक को हम एक और नाम से जानते हैं और ब्लैक रॉक को यह कहा जाता है कि ब्लैक रॉक दुनिया का एक बिगेस्ट शैडो बैंक भी है। तो साथियों, लैरी फिंक जो इस कंपनी के सीईओ हैं, उनके भी इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, लैरी फिंक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद लैरी फिंक ने एक बैंक में नौकरी कर अपने करियर की शुरुआत की और बहुत जल्द लैरी फिंक उस बैंक के एमडी बन गए। और उनके एमडी बनने का विशेष कारण यह था कि लैरी फिंक की कैलकुलेशंस के कारण बैंक को एक साल में $1 अरब का मुनाफा हुआ था। लेकिन साथियों, ये जो पूरा ग्राफ उन कैलकुलेशंस के जरिए लैरी फिंक का चल रहा था उनके करियर में, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया बैंक में, क्योंकि अगले ही कुछ सालों के बाद लैरी फिंक की गलत कैलकुलेशन के चलते $10 करोड़ का बैंक को घाटा हुआ, जिसके बाद बैंक ने लैरी फिंक को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन लैरी फिंक को इस नौकरी से निकालने का एक बड़ा फायदा हुआ और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की जो आज पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। साथियों, जैसे ही लैरी फिंक को उस बैंक से निकाला गया, बैंक से निकलने के बाद लैरी फिंक ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की अब शुरुआत करेंगे। लेकिन उस समय लैरी फिंक के सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास फंड्स नहीं थे, पैसे की कमी थी, कोई इन्वेस्टर उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी दौर के अंदर लैरी फिंक का हाथ थामा एक उस समय के बड़े इन्वेस्टर ने, स्टीव जॉजमैन ने। स्टीव जॉजमैन के साथ मिलकर लैरी फिंक ने एक नई कंपनी की स्थापना की उस समय, जिसका नाम था ब्लैकस्टोन। और ये इतिहास साथियों ना कि सिर्फ ब्लैक रॉक का है बल्कि लैरी फिंक का इतिहास भी इसी से जुड़ा हुआ है। साथियों, जब लैरी फिंक ने और स्टीव जॉजमैन ने जब ब्लैकस्टोन की शुरुआत में स्थापना की तो 5 साल के अंदर ही वह पूरी की पूरी कंपनी ब्लैकस्टोन $20 अरब के एसेट मैनेजमेंट करने लगी थी। यानी कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और 4 से 5 साल तक इन दोनों की साझेदारी आपस में चलती रही। लेकिन आपसी मतभेद होने के बाद दोनों अलग हो गए और उसके बाद लैरी फिंक ने स्थापना की 1988 के अंदर ब्लैक रॉक कंपनी। साथियों, ब्लैक रॉक कंपनी आज के समय किस स्तर पर है उसको हम कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, वर्तमान में जून 2023 के आंकड़ों के हिसाब से ब्लैक रॉक कंपनी आज $9.5 ट्रिलियन के एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। और ये $9.5 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है साथियों, ये अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था का आधा हिस्से के बराबर है और पाकिस्तान जैसे देश की अर्थव्यवस्था से 50 गुना पैसा
ये लोग आज के समय में मैनेज कर रहे हैं। अगर इसको भारत से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी का लगभग 2.5 से 3 गुना पैसा ये लोग एसेट मैनेजमेंट के रूप में आज मैनेज कर रहे हैं। और साथियों, ये पैसा कहां कहां पर निवेश किया गया है, किन कंपनियों में ब्लैक रॉक की कितनी हिस्सेदारी है, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। तभी हम ये सही मायने में समझ पाएंगे कि ब्लैक रॉक किस तरीके से आज पूरी दुनिया के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। साथियों, ब्लैक रॉक कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो फेसबुक, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के अंदर 6.5% की है और फोर्ड जैसी कंपनियों के अंदर भी 6.5% की हिस्सेदारी के साथ ब्लैक रॉक आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ साथियों, और भी अन्य जो बड़े ग्रुप हैं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है उसमें भी ब्लैक रॉक की 5% की हिस्सेदारी है। यानी कि जो ये बड़ी कंपनियां हमें नजर आती हैं, इसके ऊपर एक ऐसी कंपनी बैठी है जो हर चीज का नियंत्रण अपने हाथों में रखती है। और साथियों, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां देश में और दुनिया के अंदर सही मायने में देखा जाए तो 2 और ऐसी कंपनी है जिनका नाम है वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये 3 कंपनियां साथियों दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण रखती हैं। अगर उदाहरण के जरिए समझा जाए तो अमेरिका की 70% जीडीपी को इन्हीं के हाथों से चलाया जाता है। साथियों, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है जिनको एसेट मैनेजमेंट कंपनियां कहा जाता है, उनकी ताकत कितनी ज्यादा है उसको हम कुछ उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, साल 2008 के अंदर पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हुआ था जिसके मूल में ब्लैक रॉक के ही कुछ जो प्रेडिक्शंस थे उन्हीं को उसका कारण माना जाता है। लेकिन जिस कंपनी को 2008 के वित्तीय संकट का कारण माना जाता है, उस कंपनी के सामने मदद की गुहार लगाई थी अमेरिका जैसे देश ने, जिसको आज के समय में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। और दूसरा उदाहरण साथियों, चीन, जो एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी कंपनी सरकार की परमिशन के बगैर वहां पर एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बुना है। किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया वहां पर उपस्थित नहीं है। फेसबुक जैसी कंपनियां चाइना में काम नहीं करती हैं, गूगल जैसी कंपनियां वहां पर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ब्लैक रॉक की उपस्थिति चीन में भी है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकारों के ऊपर भी जो नियंत्रण है वह ब्लैक रॉक रखने की ताकत रखता है, लैरी फिंक रखने की ताकत रखता है। साथियों, अब यहीं से सवाल आता है एक और कि क्या ब्लैक रॉक की उपस्थिति भारत में है या नहीं। साथियों, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो साल 2018 के अंदर ब्लैक रॉक ने भारत से वो छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से ब्लैक रॉक भारत में वापसी कर रहा है। और भारत का एक जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस माना जाता है रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी जिसके मालिक हैं, उसके साथ 50% की हिस्सेदारी के साथ ही दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर अब करने जा रही हैं और उस जॉइंट वेंचर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। साथियों, हमने शुरुआत में आपके साथ जो वैश्वीकरण का एक विचार जिसके साथ ये पूरा एक्सपेंशन इन कंपनियों का हुआ है उसका जिक्र किया था। और साथियों, इन कंपनियों के जरिए किस तरीके से बाजारवादी सोच को और खुले बाजार की नीतियों को लागू कर आम जनता के जो बुनियादी चीजें हैं उन पर किस प्रकार प्रभाव डाला जा रहा है, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हम सुनते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो और अन्य कंपनियां हो, और उनके जो सीईओ हैं जैसे बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, इस प्रकार के जितने भी नाम हम सुनते हैं, ये कैसे हमारी जिंदगियों को इस वैश्वीकरण के विचार के चलते ही प्रभावित कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा खुलासा अमेरिका में ही हुआ है। और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां कैसे दुनिया पर नियंत्रण अपना स्थापित बनाए रखना चाहती हैं, उससे भी ये जुड़ा हुआ। साथियों, आज से 2 महीने पहले नवंबर 2023 के अंदर अमेरिका के एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सही मायने में अगर कहा जाए, खोजी पत्रकारिता जिसको कहा जाता है, उसको करने वाले एक पत्रकार सीमस बर्नर ने एक किताब लिखी, जिसके बाद से अमेरिका के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी FBI के द्वारा शुरू हो गई। किताब का नाम था साथियों कंट्रोलिगार्क्स। दोस्तों, कंट्रोलिगार्क्स किताब ने यह खुलासा किया कि किस तरीके से कई बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं वो इस नियंत्रण को और तेजी से और उसको स्थापित और कायम रखने के लिए बड़ी मात्रा में अब पैसे का निवेश करने जा रहे हैं। साथियों, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो पूरी दुनिया के फूड को कंट्रोल करने के लिए फूड स्कीम के तहत $11.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसी तरीके से साथियों, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी लगभग $36 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ही एडिक्ट बनाया जा सके। उसी तरीके से अमेजोन के सीईओ, जो स्मार्ट होम्स का भी कॉन्सेप्ट अमेरिका में अब बढ़ना शुरू हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात चल रही है, उस स्मार्टनेस से और उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर उसके ऊपर एक जासूसी किस तरीके से की जा सकती है कि लोगों के क्या थॉट हैं, वो क्या बात कर रहे हैं,
उसको जानने के लिए जेफ बेजोस लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसी तरीके से साथियों, अमेरिका के अंदर एक बड़ा परिवार है जो पूरी दुनिया के चुनावों को और समाज को प्रभावित करने के लिए ही एक बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरस की। जॉर्ज सोरस की पूरी फैमिली 50 साल के लिए आगे के उसके चुनाव देशों के और उन देशों के अंदर जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन लाने के लिए और उसका एक तरीके से सोशल पोलराइजेशन करने के लिए 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। साथियों, इन कंपनियों के तहत और विशेष तौर पर बिल गेट्स का जो फूड कंट्रोल की जो बात हमने कही उस पर हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बिल गेट्स अमेरिका के अंदर बड़े बड़े फार्म लैंड्स खरीद रहे हैं और इसीलिए लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसको भी ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के तहत बाजार के हवाले ही कर दिया जाए। और साथियों, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे विषय को देखते और समझते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि न सिर्फ भारत में बल्कि जिन देशों में इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं वहां का भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आज भी कहीं ना कहीं कंपनीवाद का गुलाम है और उस विचार को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है वैश्वीकरण की नीतियों के चलते। और यही कारण है कि उन देशों के अंदर भी इस विचार से तंग आकर वहां का मिडिल क्लास और लोअर इनकम जो ग्रुप है वो लगातार आंदोलित है और सड़कों पर है। आज हम देख रहे हैं यूरोप के अंदर कई देशों के अंदर ट्रक ड्राइवर्स हो, सर्विस क्लास हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, वो सब आंदोलन की दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्लोबलाइजेशन का जो ये पूरा विचार है और जिस विचार के जरिए कुछ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट घराने, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, ये कंपनियां हर परिस्थिति के अंदर मुनाफे कमाती हैं और वहीं दुनिया का एक बड़ा वर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहा है। साथियों, इस वीडियो के जरिए हमने आपसे वैश्वीकरण के विषय को साझा किया ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों का केस स्टडी के रूप में। तो इन सारी चीजों पर नजर बनाए रखने की साथियों में जरूरत है। साथियों, आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।